ना इस पॉइंट पर दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे, एक जिन्होंने हार्ड वर्क से बहुत ज़्यादा पढ़ा है फिर भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आया, और दूसरे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिनको बिल्कुल भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे पास होंगे। तो इन आइदर केस तुम्हें स्मार्ट वर्क लास्ट में करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम है अभिषेक, एंड मैंने अपनी केमिस्ट्री में बोर्ड्स में 95 मार्क्स स्कोर किए। बाय द वे मेरी 11th काफ़ी ज़्यादा वीक थी, एंड 12th में मेरे प्री बोर्ड्स में भी काफ़ी कम मार्क्स आए। एंड मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं होने वाला, मैं इसमें अपनी रॉ एडवाइस शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में इंडिविजुअली बात करेंगे कि फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए तुम्हें क्या क्या फॉलो करना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे, एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। तो एंड तक देखना इस वीडियो की। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री में या तो तुमने फॉर्मूला शीट बनाई होगी, या फिर नहीं भी बनाई है तो अभी तुम एक काम करो कि वन शॉट देखो और केवल उसकी फॉर्मूला नोट करते जाओ, एंड एक से दो पेज तुम्हारे लगेंगे जिसमें तुम्हारे सारे फॉर्मूला नोट डाउन हो जाएंगे, एंड वही तुम्हारे बहुत काम में आने वाला है। लास्ट मिनट में भी तुम उसको रिवाइज करोगे। ऐसा मत सोचो कि अभी बहुत कम टाइम बचा है एंड तुम जो फॉर्मूला शीट बनाओगे वो तुम्हारे काम में नहीं आने वाला। तुम लास्ट मिनट पे भी उसको रिवाइज करोगे, ट्रस्ट में वो बहुत काम में आएगा तुम्हारे। एंड अगर तुमने बना रखा है या फिर तुम्हें कहीं से मिल चुका फॉर्मूला शीट तो तुम उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चंस की बात करें तो बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुम्हारे पीवाईक्यू से कवर हो जाएंगे, और जो न्यूमेरिकल वगैरह की बात करें तो लास्ट के टाइम में मेरे हिसाब से एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हो चाहे वो इंटेक्स क्वेश्चन, उनको मिस मत करना। फिर अगर वो हो जाए देन तुम पीवाईक्यूज के ऊपर जाए, एंड आई फील इस सबसे तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसको तुम लास्ट में कर सकते हो, एंड इसमें तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। तुम किसी के वन शॉट से शॉर्ट नोट्स बना के उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर कहीं से शॉर्ट नोट्स निकाल के फॉलो कर सकते हो, या फिर तुमने बनाए हुए तो बहुत अच्छी बात है उनको फॉलो कर सकते हो। बट इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल सब्जेक्ट है ना। बात करते हैं बच्चों की सबसे ज्यादा वीकेस्ट जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वीक है, हमारा हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आती, हमारे बिल्कुल मार्क्स नहीं आते। बट मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें बिल्कुल सिंपल और एक बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जिससे तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर जीरो लेवल पे भी तो तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा हाई फाई चीजें करने की जरूरत नहीं है तुम्हें ना। सबसे पहले आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वन शॉट देख के अंडरलाइन कर सकते हो जो आपकी एनसीईआरटी है उसको, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन बनते हैं। एंड मेनली बात करें तो लोग कन्वर्जन्स एंड जो एसिड बेस की स्ट्रेंथ वाले जो ऑर्डर्स होते हैं एंड जो डिफरेंशिएशन करने वाले रिएक्शंस होते हैं, इनमें मेनली लोगों को दिक्कत आती है। तो इसके लिए मैं तुम्हें सिंपल स्ट्रेटजी बताऊंगा कि एनसीईआरटी रखो सामने, पढ़ो एक टॉपिक, उसकी रिएक्शंस को एक साइड में एक रफ कॉपी रख लो, उसमें लिख के देखो। एग्जांपल लेते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तुम पढ़ रहे हो, तो उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन को सारी पढ़ लो, देन रिएक्शन लिख के देखो, देन तुम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लो और उनकी लिख के देखो, देन दोबारा से मेथड ऑफ प्रिपरेशन की लिख के देखो, एंड इतनी बार लिख के देखो केवल रिएक्शन लिख के देखना। तुम्हें एक पेज में तुम्हारा हो जाना चाहिए, रफली देखो, ऐसा नहीं कि बहुत फैंसी लिख रहे हो। जब तक कि तुम एनसीईआरटी को बंद करके सारी की सारी रिएक्शन पेज पर नहीं लिख सकते तब तक तुम रिएक्शंस की प्रैक्टिस करो। ट्रस्ट में यही वो स्ट्रेटजी है जिससे ऑर्गेनिक मेरी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई थी, बहुत ज्यादा स्कोरिंग बन गई। ना बात करें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है जो कि है कन्वर्जन, इसके लिए मैं एक सिंपल स्ट्रेटजी बताऊंगा कि जाओ एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की जितनी भी एग्जांपल वाली कन्वर्जन है उन पर जाओ, उनको देखो, एंड अगर नहीं आ रहा है तो जाके उस रिएक्शन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, एंड ट्रस्ट मी इससे तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एंड ऑर्गेनिकली क्वेश्चंस की बात करें तो तुम एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, टेक्स्ट हो गए एंड एग्जांपल हो गए, अगर इनको कर लेते हो ये बहुत ज्यादा इनफ होंगे। अगर तुम्हें और आगे बढ़ना है तो पीवाईक्यू तुम देख सकते हो, एंड पीवाईक्यू में भी तुम्हें वही वाले क्वेश्चन देखने वाले एनसीईआरटी में। ना बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, तो देखो तुम्हारे 10 चैप्टर हैं, 10 में से मिनिमम मार्क्स के अगर किसी चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं तो वो 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम एक चैप्टर भी छोड़ दो तो तुम्हारा 95 से तो कम ही नंबर आने वाले। तो इस वजह से तुम चैप्टर छोड़ो मत, एक काम करो कि अभी एंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर उनको थोड़ा ज्यादा डीपली पढ़ो, क्योंकि उनमें से ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने की संभावना है। एंड अगर मैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं तो सबसे पहले आएगी फिजिकल केमिस्ट्री जिससे कि 23 नंबर का पेपर आएगा, एंड देन आएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिससे कि 14 नंबर का पेपर आएगा, एंड ऑर्गेनिक जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखेगी जिससे अकेले ही 33 मार्क्स का पेपर आएगा। एंड अगर फिजिकल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, वो तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसमें फैराडेस लॉ, जो कंडक्टिविटी वगैरह के क्वेश्चन है, नर्स्ट इक्वेशन है, और जो कॉलरश लॉ है, उनको तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये बिल्कुल आने ही आने एग्जाम में। एंड अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो सोल्यूशन इज नथिंग बट मोल कॉन्सेप्ट प्लस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन तो तुम बना ही लोगे, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो तुम्हारा आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल है, इन सबको बहुत अच्छे से कर लेना। एंड अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो जो लास्ट वाला पार्ट है, जो आर्डीनियस इक्वेशन वगैरह, इन सबको बहुत अच्छे से कर लेना। एंड अगर बात करें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बहुत अच्छे से करना, उसमें भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड लिगेंड्स वगैरह, इन सबको बहुत अच्छे से करना। एंड अब बात करें कि डीएनए ब्लॉक में, तो डीएनए ब्लॉक में जो लास्ट वाला पार्ट है, जो लेंथ नोड और कंट्रैक्शन वगैरह, इस सबको बहुत अच्छे से करना। वैसे करना तुम्हें सब कुछ, बट अगर प्रायोरिटी वाइज देखें तो ये सब तुम्हें पहले करना है। अगर बात करें ऑर्गेनिक की तो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले चैप्टर वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको तुम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। एंड अगर मुझसे पूछो कि टफ क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, तो या तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक से ही आ सकता है,
या फिर इंटरलिंक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें बाकी सारे चैप्टर्स से रिएक्शन इंटरलिंक होगा। अब बात करते हैं पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी की। सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि पेपर अटेम्प्ट में तुम करोगे, जो कि मैं भी करता हूँ, वो है टाइम मैनेजमेंट। तो मेरी एक्चुअली केमिस्ट्री में ना 98 मार्क्स आ सकते थे, तो मेरे लास्ट में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे क्योंकि मैं शुरुआत में ही बहुत ज्यादा लिखता था। तो तुम्हें ये याद रखना कि तुम एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा नहीं लिखो, जितना तुमसे पूछा गया उतना इतना लिखो। एंड कोशिश करो पॉइंट वाइज लिखो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। एंड अगर कोई न्यूमेरिकल है तो तुम्हें तुम गिवन और फॉर्मुला जरूर लिखो। अगर तुम्हें आंसर नहीं भी निकल रहा है तो ये सब करने से भी तुम्हें मार्क्स मिल सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, सीबीएसई चेकिंग में एवरी स्टेप काउंट्स। टीचर के पास एक लिस्ट होती है जिसमें स्टेप्स लिखे रहते हैं एंड ईच स्टेप के नंबर होते हैं। एंड बात आती है कि डायग्राम ऑफ फ्लो चार्ट, जितने ज्यादा तुम बनाओगे उतना ज्यादा तुम स्कोर करोगे। अब तुम्हें डायग्राम ऑफ फ्लो चार्ट रटने की जरूरत है, जो तुम्हें आता है उसी को तुम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम थ्योरी में उसको लिखो, पैराग्राफ में लिखो। जितना तुम पॉइंट वाइज फ्लो चार्ट में लिखोगे उतना तुम्हें फायदा मिलेगा, ट्रस्ट।